सो हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज साथियों आप लोगों की 17 अगस्त। लेकिन साथियों आज की क्लास के अंदर हम सभी 2 दिन के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखने वाले हैं, 16 और 17 अगस्त के। क्योंकि साथियों कल क्या है कि आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आई थी, तो आज की क्लास के अंदर हम लोग 2 दिन के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और एक मतलब साथियों, कल एक मेरे भाई का कमेंट भी आया था कि भैया वीडियो में जो वॉइस है ये क्लियर सुनाई नहीं दे रही है। तो इसके लिए साथियों आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैंने अभी नया माइक ऑर्डर कर दिया है। तो 2 दिन में क्या है कि नया माइक आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों को जो मंडे से क्लास है ये एकदम क्लियर वॉइस के साथ मिलेगी। तो फिलहाल आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा 2 दिन और। तो चलिए साथियों, पहले एक बार मैं आपको फटाफट से एक बार 15 अगस्त के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवीजन करा देता हूँ, जो कि मैंने आपको कल पढ़ाए थे लास्ट क्लास में। उसके बाद मैं आपको आज के प्रश्नों को कवर कराऊंगा। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि भी भारत में कितने नए जो रामसर स्थल हैं ये भी नामित किए गए, जिससे भारत में जो रामसर स्थलों की संख्या है यह बढ़कर 85 हो गई है। तो अभी 3 नए रामसर स्थलों को शामिल किया है। एक बार मैं आपको तीनों के तीनों रामसर स्थलों को फटाफट से रिवीजन करा देता हूँ। 2 तो साथी मैंने आप लोगों को तमिलनाडु राज्य से पढ़ाए थे। एक तो मैंने आपको पढ़ाया था नंजनारायण पक्षी अभयारण्य, और दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था कि जो काजू वैली पक्षी अभयारण्य है, ये दोनों के दोनों तमिलनाडु के अंदर है। और एक मैंने आपको पढ़ाया था मध्य प्रदेश से, जो कि तवा से पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। दूसरा क्वेश्चन साथियों मैंने आपको अपॉइंटमेंट से संबंधित पढ़ाया था कि अभी जो प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी, इसके जो नए निदेशक हैं ये कौन बने हैं, तो राहुल नवीन। तीसरा क्वेश्चन भी मैंने आपको अपॉइंटमेंट से संबंधित ही पढ़ाया था कि अभी नए गृह सचिव जो है ये कौन बन गए हैं, तो गोविंद मोहन। मुख्यमंत्री जो निजुता मोइना योजना है यह भी किस राज्य सरकार ने शुरू की थी, तो असम सरकार ने। अभी भारत के साथ ही जो आन शान है यानी कि डीआरडीओ, इसने भी लॉन्ग रेंज जो गाइडेड बम है इसका सफल परीक्षण किया था। इसे नाम क्या दिया था, तो गौरव। विभाजन जो विभीषिका स्मृति दिवस है यह आपका कब मनाया जाता है हर साल, तो 14 अगस्त को। केन्या की जो पुरुष क्रिकेट टीम है यहाँ का भी जो मुख्य कोच है ये किसे बनाया गया था, तो डोडा गणेश को। आईसीसी के द्वारा भी वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें से शीर्ष स्थान पर कौन से क्रिकेटर रहे थे, तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल को पीछे छोड़ा था। किस देश के प्रधानमंत्री जिनका नाम है फूमियो किशिदा, इन्होंने अपने पार्टी पद के अध्यक्ष से अभी इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है, तो जापान के हैं ये। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो जम्मू कश्मीर है यहाँ के भी जो नए डीजीपी हैं ये कौन बन गए हैं, तो नलिन प्रभात। आई होप साथियों आपको 15 अगस्त के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न क्लियर होंगे। अब हम लोग आज के प्रश्नों के ऊपर बढ़ते हैं। तो आज का साथियों आप लोगों का जो पहला ही प्रश्न है ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, स्टार मार के कर लीजिए। अभी साथियों जो थाईलैंड देश है यहाँ के भी नई प्रधानमंत्री बने गई है, आपको ये बताना है कि ये कौन बनी है। इनका नाम है साथियों पेंतोक टार्न सेनावात्रा। सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। खाली साथियों आप लोग इतना ही याद रखिएगा कि जो सेनावात्रा है ये भी थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री बन गई है। पहले एक बार आप लोग इनको इमेज में देख लीजिए। जो साथियों उद्योगपति हैं सेनावात्रा, और ये अब थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री बन गई है। हालांकि साथियों इससे पहले जो थाईलैंड के प्रधानमंत्री थे श्रेता थवीसिन, इनको 14 अगस्त को क्या है कि संवैधानिक अदालत ने मतदान के जरिए आयोग घोषित कर पद से हटा दिया था। अच्छा, इनको पद से हटाया क्यों था, क्योंकि साथियों इन्होंने एक अपराधी दोषी व्यक्ति को क्या है कि कैबिनेट पद पर नियुक्त करके नैतिक मानकों को क्या है कि उल्लंघन किया था, और इस कारण क्या है कि इनको पद से हटा दिया था। हालांकि साथियों इसके बाद क्या है कि एक दिन के लिए यहाँ के कारवाक प्रधानमंत्री भी बने थे, जो कि यहाँ के उप प्रधानमंत्री थे। नाम था इनका फुमथम बेचा चाई
ये आके 4 बार प्रधानमंत्री बने थे। और थाईलैंड की संसद ने क्या है कि भी पूर्व प्रधानमंत्री थकासिन की जो बेटी है जिनका नाम है सिनावात्रा, इनको भी प्रधानमंत्री चुन लिया है। और ये जो सिनावात्रा है ये मात्र 37 साल की है। और ये 37 साल की उम्र में देश की सबसे युवा और अपनी चाची यिंगलुक के बाद इस पद पर आसीन होने वाली दूसरी महिला शासक बनी है। बात करते साथ हम लोग थाईलैंड देश के बारे में, तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि थाईलैंड की राजधानी क्या है, तो बैंकॉक। और करेंसी क्या चलती है यहाँ पर, तो थाई बट। अब एक बार साथियों आप लोग आज के ज्ञान के अंदर देखिए, ये भी अभी हाल ही फिलहाल में किसी न किसी देश के राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री बने हैं। जैसे कि मैंने आपको डिक सूप का नाम कई बार पढ़ा है कि ये नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए। रवांडा के मैंने अभी आपको राष्ट्रपति पढ़ाया था जो कि अभी चौथी बार बने थे। नाम क्या था इनका, तो पॉल कगामे। और ईरान के भी मैंने आपको नए राष्ट्रपति बताए थे जो कि अभी कौन बने थे, तो मसूद पेजिशकियान। अब हम लोग साथियों आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का आपका जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट ही रहने वाला है, इस पे भी स्टार मार्क कर लीजिए। वैसे तो आज की क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन है ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास से आपको डेफिनेटली एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। अभी जो संयुक्त राष्ट्र है यहाँ पर भी भारत का जो नया राजदूत है ये किसे नियुक्त कर दिया है। इनका नाम सब तो पी हरीश। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये साथी जो पी हरीश है ये 1990 बैच के आईएफएस ऑफिसर है। और इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो इससे पहले बात की जो स्थायी प्रतिनिधि थी संयुक्त राष्ट्र में ये रुचिरा कंबोज थी और इन्हीं का इन्होंने स्थान ले लिया है। बात करते साथ हम लोग अन्य देशों में बात के राजदूत के बारे में, तो अभी रूस के अंदर बात के राजदूत कौन है, तो विनय कुमार। चीन में बात के राजदूत कौन है, तो प्रदीप कुमार रावत। फ्रांस के अंदर कौन है, तो जावेद अशरफ। श्रीलंका में कौन है बात के उच्चायुक्त, तो संतोष झा। जबकि बांग्लादेश के अंदर कौन है, तो प्रणय वर्मा। और यहां से साथियों अभी आप लोग 3 अपॉइंटमेंट और याद रखिएगा जो कि अभी हाल फिलहाल के अंदर ही बने हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक बार आपको इनको रिवीजन कर लीजिए। अभी साथियों जो यूरोपीय यूनियन है इसके कुछ अंग है, जिसमें से अभी जो इसके 3 अंग है, एक तो यूरोपीय परिषद, दूसरा यूरोपीय आयोग और तीसरा है यूरोपीय संसद। इन तीनों के भी नए अध्यक्ष बने हैं। जैसे कि यूरोपीय परिषद के कौन बने थे, तो एंटोनियो कोस्टा। यूरोपीय आयोग के कौन बनी है, तो उर्सुला वॉन डेर लेयन। और यूरोपीय संसद की कौन बनी थी, तो रॉबर्टा मेत्सोला। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भी शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा पाने वाला देश का जो पहला हवाई अड्डा है ये कौन सा बना है। इस हवाई अड्डे का नाम है साथियों इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली के अंदर है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दरअसल 14 अगस्त को क्या है कि दिल्ली का जो हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये भी शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का दर्जा पाने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। हालांकि साथियों जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसने 2030 तक शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन का हासिल करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन इसने समय से पहले क्या है कि लक्ष्य हासिल कर लिया है। और ये इसने जो लक्ष्य है ये नवीनीकरणीय ऊर्जा के उपयोग और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर हासिल किया है। और एक क्वेश्चन साथियों और याद रखिएगा, यदि आप लोगों से पूछे कि भारत ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन का जो लक्ष्य है ये कब तक का रखा है, तो याद रखिएगा 2070 तक का। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी साथियों आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी स्टार मार के कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो सीएए है इसके तहत नागरिकता पाने वाले असम के जो पहले व्यक्ति हैं ये कौन बने हैं। ये साथियों 50 वर्षीय व्यक्ति हैं, नाम है जिनका डूलन दास। आंसर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर है। ये साथी जो 50 वर्षीय डूलन दास के
ये मूल रूप से बांग्लादेश के सिलहट के निवासी हैं और उन्होंने 1988 में क्या है कि भारत में प्रवेश किया था और ये कछार जिले के सिलचर में बस गए थे। और अभी ये नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाले असम के पहले व्यक्ति बन गए। बात करते साथ हम लोग असम के बारे में, तो हालांकि मैंने असम के बारे में आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर भी पढ़ाया था कि असम जो है ये बाद में 7 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ के हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल नए बन चुके हैं अभी यहाँ के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, और राजधानी मैंने आपको कई बार बताई जो कि दिसपुर। फेमस साथी लोक नृत्य के बारे में बात करें तो इनमें से 3 लोक नृत्य जो है ये एग्जाम में पूछे हुए हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी बताए थे। सबसे ज्यादा बार जो पूछा हुआ है ये बिहू लोक नृत्य पूछा है। बाबूरुम्बा अभी पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में, और सतरिया तो यहाँ का शास्त्रीय नृत्य भी है। फेमस त्योहार की बात करें तो अंबुबाची मेला कई बार पूछा हुआ है, जो कि असम के कामाख्या मंदिर के अंदर मनाया जाता है। और दूसरा आप लोग याद रखिएगा मीड एंड मीफी त्योहार, ये भी पूछा हुआ है एसएससी के एग्जाम में। ये अहोम लोगों के द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों की याद में मनाया जाता है असम के अंदर। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी डब्ल्यूएचओ ने किसी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी जो है ये घोषित किया है। ये कह सकते हो एम पॉक्स वायरस को, यानी कि मंकी पॉक्स को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अभी वर्ल्ड हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसने एम पॉक्स जो वायरस है यानी कि मंकी पॉक्स, इसको भी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। और ये साथ जो मंकी पॉक्स है ये चेचक जैसी एक वायरल बीमारी है, और इसका भी जो प्रकोप है ये कांगो के अंदर देखा गया है। हालांकि मंकी पॉक्स का जो पहला मामला है ये 1970 में कांगो के अंदर ही देखा गया था। पहले साथ ही हम लोग डब्ल्यूएचओ के बारे में बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो कि आज की खुद में एक न्यूज है। मैंने अलग से टाइप नहीं की है क्योंकि इसी से संबंधित है। तो पहले आप लोग डब्ल्यूएचओ के बारे में जान लीजिए कि डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय आप लोगों को देखने को मिलेगा जिनेवा के स्विट्जरलैंड में, और अध्यक्ष भी मैंने आपको कई बार बताया जो कि डॉक्टर टेड्रोस अदाम गेब्रियस। अब ये क्वेश्चन साथियों याद रखिएगा, ये खुद में एक न्यूज है कि अभी जो स्वीडन देश है ये अफ्रीका से बाद पहला ऐसा देश बन गया है जहां मंकी पॉक्स के क्लेड वेरिएंट के रूप के एक संक्रमण का मामला दर्ज किया है। और स्वीडन क्या है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बाद बाहर पहला ऐसा देश बन गया है यहाँ ये मामला दर्ज किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी 78वें स्वतंत्रता दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से जो है ये कितने मिनट तक भाषण दिया है। तो इस बार साथियों मोदी जी ने क्या है कि लाल किले से 11वीं बार झंडा फहराया है और 103 मिनट तक क्या है कि भाषण दिया है। तो याद रखेंगे आप लोग। और इस बार साथियों 6000 से ज्यादा स्पेशल गेस्ट क्या है क्या आमंत्रित किए गए थे। इनमें से किसान, युवा, महिलाएं और आदिवासी शामिल थे। 2024 के लिए स्वतंत्रता दिवस की थीम की बात करें तो इस बार रखी गई है विकसित भारत। और लाल किले से क्या साथियों कि मोदी जी ने कुछ घोषणाएं भी की है, जिसमें से मैं आपको महत्वपूर्ण एक बार पढ़ा देता हूं। जैसे कि साथियों मोदी जी ने बोला है कि अगले 5 सालों में 75,000 नई मेडिकल सीटें बढ़ाई जाएंगी। पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बिना 1 लाख युवा ये राजनीतिक में आएंगे। और 2036 में जो ओलंपिक होने वाले हैं ये भारत में हो सके इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। जबकि 2030 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य भी रखा है रेलवे को बनाने का। अब यहाँ से साथ ही 2 क्वेश्चन आप लोगों को और याद रखने हैं क्योंकि रेलवे के एग्जाम में पूछे हुए हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये पहली बार किस अधिवेशन के अंदर गाया गया था। तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अंदर 1896 के अंदर। जबकि भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, ये पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में साथियों जो राम नारायण अग्रवाल है इनका निधन हो गया है।
आप लोगों को ये बताना है कि ये जो रामनारायण अग्रवाल है ये इनमें से कौन है। तो ये साथी मिसाइल वैज्ञानिक है रामनारायण अग्रवाल, जिनको आप लोग इमेज में भी देख पा रहे हैं। और इनका साथी नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में भी जाना जाता था, और इन्हें क्या है कि अग्निमैन के नाम से भी जानते थे। इनका भी हाल ही में क्या है कि निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन भी साथियों रिंदल से रिलेटेड ही है। इसके बाद मैं आपको अभी तक जितने भी निधन हुए अगस्त महीने के अंदर वो एक बार मैं आपको फटाफट से रिवीजन करा दूंगा। पहले अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। अभी मधुबनी पेंटिंग की जो प्रख्यात कलाकार है जिनका नाम है गोदावरी दत्त, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। आपको लोगों को यह बताना है कि इन्हें किस वर्ष में भारत का जो चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्मश्री, इससे सम्मानित किया गया था। तो इनको साथियों भारत का जो चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्मश्री, ये 2019 के अंदर दिया गया था। और ये प्रख्यात मधुबनी पेंटिंग है कलाकार। अब ये नाम देखिए साथियों, इनका भी हाल ही में भी निधन हुआ है। सबसे ज्यादा मैंने आपको महत्वपूर्ण नाम बढ़ाए थे दो। एक तो प्रसिद्ध नृत्यांगना जिनका नाम है यामिनी कृष्ण मूर्ति, इनका संबंध भरतनाट्यम से है। और ये रुक्मणी देवी अरुणडेल की शिष्य है। इनको भारत के तीनों जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है इनसे सम्मानित किया जा चुका है। 1968 के अंदर तो दिया गया था इनको भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री। 2002-1 के अंदर दिया गया था भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण। और 2016 के अंदर दिया गया था भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण। दूसरा मैंने आप लोगों को नाम पढ़ाया था कि जो अली अकबर खान है इनके शिष्य थे ये राजीव तारानाथ, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और ये प्रसिद्ध वादक थे, सरोद वादक, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल के मैंने आपको पूर्व मुख्यमंत्री पढ़ाए थे बुद्धदेव भट्टाचार्य, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। गांधीवादी सुब्रा रनाडे है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इनको किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2011 के अंदर। और नटवर सिंह का भी नाम पढ़ाया था अभी रिसेंटली आपको, ये विदेश मंत्री थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अभी किस राज्य सरकार ने महिलाओं को एक दिन का जो पीरियड लीव है ये देने की घोषणा की है। तो ऐसा करने वाले साथी जो राज्य सरकार बनी है जिसने भी महिलाओं को एक दिन का पीरियड लीव देने की घोषणा की है, ये बनी आपकी उड़ीसा सरकार। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और इसके साथ जो घोषणा है ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की है उड़ीसा सरकार ने। चाहे साथ सरकारी या फिर प्राइवेट क्षेत्रों, इन दोनों में काम करने वाली जो महिला कर्मचारी है इनको एक दिन का पीरियड लीव दिया जाएगा। हालांकि साथ ही उड़ीसा से पहले क्या है कि बिहार और केरल भी जो है ये महिलाओं को पीरियड लीव दे चुके हैं। और बिहार जो है ये पहला राज्य था जिसने महिलाओं को पीरियड लीव देने की घोषणा की थी। बात करते हैं अब हम लोग उड़ीसा के बारे में। तो राजधानी साथियों की भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री कौन है तो मोहन चरण मांझी। राज्यपाल यहाँ के रघुवर दास। और यहाँ पर फेमस दो राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो भीतरकनिका और दूसरा सिमलीपाल। झील की बात करें तो यहाँ पर खारे पानी की झील है चिल्का झील, जो कि काफी फेमस है। और अभी मैंने साथियों को उड़ीसा से एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला जो अनाज एटीएम है ये कहां पर शुरू किया गया था तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के अंदर ही। ये आज का आप लोगों का आखिरी क्वेश्चन है। अभी भारत का जो इसरो है यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने कहां से पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट जिसका नाम है EOS-08 इसको लॉन्च किया है। तो ये साथियों भारत का एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और इसको भी लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है यहीं से। और ये साथियों अर्थ ऑब्जर्वेशन जो सैटेलाइट है ये करेगा क्या, तो इसका मकसद क्या है कि धरती की सतह की निगरानी करना और आपदा प्रबंधन जैसी जो महत्वपूर्ण गतिविधि है इनमें मदद करना है। किस रॉकेट का प्रयोग किया है इसे लॉन्च करने के लिए, तो SSLV-D3 जो कि 34 मीटर लंबा रॉकेट है जिसे 50 किलोग्राम तक वजन वाले छोटे उपग्रह को अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है।
बात करते साथियों हम लोग इसरो के बारे में। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है एस सोमनाथ। ये आज का साथियों को क्वेश्चन ऑफ द डे है। अभी सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली वायु रक्षा कोर की जो पहली महिला अधिकारी है, ये कौन बनी है? इस प्रश्न का आंसर साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन साथियों छूट गए उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर कर लेंगे। अब हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के अंदर ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।